मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरे मीडिया में, पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या। अब इस पूरे कांड को, इस पूरे प्रकरण को लोग अपनी अपनी तरीके से देख रहे हैं, अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपनी अपनी ढंग से, अपने अपने तर्कों के साथ इसको पेश कर रहे हैं और इसको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये हत्या नहीं है, ये वध है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सभी लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के सजा के बैठे हुए हैं और दुकानों को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले के जरिए। कोई कहता है मुसलमानों के साथ बहुत गलत हुआ। सब अपने अपने मतलब के हिसाब से लोगों की बाइट अपने अपने YouTube चैनल की जो दुकानें खोल रखी हैं उस पर अपने अपने हिसाब से दिखा रहे हैं। बाइट सबकी लेते होंगे, सबसे बात करते होंगे और उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार या कहें कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको छांट लेते हैं। अगर कोई ये कहता हुआ दिखाई देता है कि नहीं, ये बहुत सही हुआ और उसका आतंक ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था और उसने जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया और रंगदारी वसूलता था, अपहरण के कई मामले थे और भी तमाम जो अपराध करने से, क्योंकि कुख्यात अपराधी उसको कहा गया है अतीक अहमद को और उसके मतलब पूरे कुनबे को, तो वो लोग उसको सही बताते हैं। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, कैटेगरी डिवाइड हो गई है। कुछ लोग मुसलमानों की, आम जनता जो मुस्लिम जनता है उसकी, उनकी बाइट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये, उसमें वो सुनवाते हैं कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और तमाम तरीके की चीज़ें। कई वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे जिसमें महिलाएं ये साफ तौर पर कहती हुई दिखाई दी कि ये पूरा जो खेल है ये जानबूझकर सरकार के द्वारा किया गया और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की रही है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी भूमिका रही क्योंकि उन्होंने विधानसभा के सत्र में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भड़काया, बरगलाया अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ, उसी का ही ये नतीजा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा एक्शन लेने को कहा। तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की अटकलें हैं, तमाम तरीके के लोगों के बयान हैं, लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, लोगों की राय है और तमाम चीज़ें हैं। इस पूरी सीरीज पर लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से वीडियोस बना रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रयागराज जा करके, कुछ लोगों ने लखनऊ, तमाम जगहों पर जानने का प्रयास किया है, लोगों से बातचीत की है। लेकिन हमारा मकसद जो आज है वो थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि इस पूरे प्रकरण पर अगर आप शुरू से नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा झोल है। पूरी स्क्रिप्ट जो है वो नाटकीय लगती है पहले स्टेप से अगर देखें तो इसी पर हम बात करेंगे आज, इसी पर चर्चा करेंगे और सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमारा काम, मीडिया का काम सवाल उठाना है। हम जायज सवाल तो उठाते नहीं हैं। जो सवाल वास्तव में उठाए जाने चाहिए थे तब से अब तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया सिवाय एक दो लोगों के। आप उठा के देख लीजिए, तमाम जो वीडियोस हैं वो भरे पड़े हैं दूसरे तरीके के और तमाम बयानों से। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो अहम बात है, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, उसको किसी ने छुआ तक नहीं है। आज कोशिश करेंगे हम राजपथ पर इस बारे में बात करने की। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस पूरे केस में मुझे सबसे बड़ी जो संदिग्ध भूमिका लगती है वो पुलिस की लगती है। सवाल ये नहीं है कि अतीक अहमद मारा गया,
क्योंकि उसको तो मारा जाना था। अपराधी का अंत निश्चित है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, अपराध की दुनिया में कदम रखता है, उस दिन उसकी कुंडली में मौत लिख जाती है, उसका अंत लिख जाता है। फिर वो चाहे पुलिस के एनकाउंटर द्वारा हो या फिर उसे न्यायालय सजा दे। मेरे पिता जो पुलिस अधिकारी रहे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि देखो, जो अपराधी अपराध करके शुरुआत करता है, अपराध की जगत में पहला कदम रखता है, उसका अंत निश्चित है। वो ये बिल्कुल ना सोचे कि वो बच जाएगा, पुलिस से छूट जाएगा, या पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, या फिर कोई उसे बचा लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पे बात करने के लिए अतीक अहमद अपराधी था, गैंगस्टर था, उस पर तमाम केस दर्ज थे, उसने तमाम लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया, लोगों की हत्याएं करवाई, लोगों से रंगदारी वसूली, अपहरण के बाद फिरौती वसूली, लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। सब कुछ ठीक। उसके लड़के, उसके भाई, उसकी बीवी, उसके सारा कुनबा अपराध में लिप्त है, ये भी ठीक। और किसी भी तरह के अपराधी के साथ, जिसने मासूम लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ली हो, उसके साथ किसी भी सभ्य व्यक्ति को हमदर्दी नहीं हो सकती। ये अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि पुलिस की कस्टडी में किसी भी अपराधी की जान चली जाए, उसकी मौत हो जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, सरेआम उसे गोलियों से भून दिया जाए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। पुलिस की पूरी भूमिका को संदिग्धता के घेरे में, शक के दायरे में लाके खड़ा कर देता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। तो शुरू से जानते हैं, पूरा घटनाक्रम आप सभी जानते हैं, उसको बहुत ज़्यादा दोहरा करके कोई फायदा नहीं है, इससे समय ही खराब होगा। लेकिन फिर भी यहाँ तक आने के लिए, जो पुलिस पर जब सवाल उठाए जाए, तो वहाँ तक आने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हो जाती है, जो कि राजू पाल मर्डर केस का गवाह था। अतीक अहमद का बेटा असद इसमें शामिल होता है। उसका सीसीटीवी फुटेज में वो साफ तौर पर दिखाई देता है। इसी हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली की जेल से प्रयागराज लाया जाता है 12 अप्रैल को। इसके बाद 13 अप्रैल को अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम की यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर के दौरान दोनों को मार गिराया। ठीक, यहाँ तक ये क्लियर है। अतीक का एनकाउंटर कर देती है पुलिस, क्योंकि वो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और पुलिस बहुत दिनों से उसे ढूंढ रही थी। पुलिस की टारगेट पर था, निशाने पर था उसका शूटर गुलाम और ये असद। पुलिस ने मार गिराया। बिल्कुल जायज़ बात। किसी भी अपराधी को एनकाउंटर करने का अधिकार है पुलिस को। अब इसके बाद आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 15 अप्रैल रात 10 बजे मेडिकल परीक्षण के लिए अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को पुलिस लेके जाती है और कॉल्विन हॉस्पिटल के पास पुलिस की कस्टडी में 3 लोग अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं और उसके भाई पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। नतीजन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और 3 लोग कौन हैं ये लड़के? लवलेश तिवारी जो कि बांदा से है, अरुण मौर्य जो कि कासगंज से है, सनी जो कि हमीरपुर से है। अब सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका पुलिस की है, सवालों के घेरे में है और वर्दी पर दाग लग गया है। वर्दी अब बेदाग नहीं रही।
कैसे, जो मेरे सवाल हैं जिनको मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आउट किया है, वो सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि इस पर बात करना जरूरी है। पुलिस, जिसे जनता की सुरक्षा के लिए सबसे अहम कहना चाहिए कि सबसे अहम हथियार माना जाता है, पुलिस खाकी वर्दी को देखने के बाद किसी भी कमज़ोर मजबूर इंसान के जिसमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है कि हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो पुलिस हमारी रक्षा कर लेगी, हमको सुरक्षा देगी, पुलिस के रहते हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी फीलिंग खुद ब खुद अंदर से आ जाती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ और महसूस करती हूँ, क्योंकि खुद एक पुलिस परिवार से आती हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग सब पुलिस में हैं और मैंने पुलिस का वो दौर देखा है कि जब पुलिस के नाम से लोगों की रूह कांप जाया करती थी। लेकिन वक्त बदला, चीज़ें बदली, लोगों का धर्म बदला, लोगों का धर्म से मतलब वो दूसरा धर्म नहीं, लेकिन लोगों का ईमान बदला, लोगों की नीयत बदली, लोगों का नज़रिया बदला, लोगों के लिए जनता की सेवा, क्योंकि पुलिस जनता की सेवक है तो उससे ज़्यादा लोगों की वो धन की सेवक हो गई। अलग मुद्दा है, मैं उस मुद्दे से भटकना नहीं चाहती, लेकिन अगर उसी पुलिस की सुरक्षा में चूक हो जाए, उसी पुलिस पर तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े हो जाए, तो फिर पुलिस को जवाब देना कितना मुश्किल होगा, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। सबसे पहली बात, पुलिस ने जब उन लड़कों ने सरेंडर कर दिया, खुद से सरेंडर किया, सबने वीडियो देखा, ठीक है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, रिमांड पर नहीं लिया। क्यों? आप उनसे पूछताछ नहीं करेंगे, उनसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उनसे किसी तरीके का कोई सवाल नहीं करेंगे। पुलिस उनसे सवाल क्यों नहीं करना चाहती? रिमांड पर लेती है पुलिस, मुजरिम की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछती है। किसी भी हत्याकांड में, किसी भी अपराध में पुलिस रिमांड पर लेती है 7 दिन की, 14 दिन की। जैसे कि श्रद्धा वॉलकर केस में हुआ था, पुलिस ने आफ्ताब की रिमांड ली 7 दिन की, 14 दिन की, और उसको तमाम तरीके की उससे पूछताछ की, जहां जहां उसने बताया वहां वहां लेके गई। ये होता है। सबसे बड़ा सवाल और एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह पुलिस की भूमिका पर यहां लग जाता है कि पुलिस ने अपराधियों की रिमांड क्यों नहीं ली। उन्हें कुछ नहीं पूछना है, आपको कुछ नहीं जानना है। उन्होंने कह दिया कि हमने अतीक अहमद और उसके भाई को इसलिए मारा क्योंकि हम उनसे बड़ा डॉन बनना चाहते थे और मशहूर होना चाहते थे। वाह जी वाह, बड़ी अजब और गजब थ्योरी है पुलिस की। और आपने मान लिया और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, हो सकता है हो गई हो। दूसरा मेरा पॉइंट है, तीनों अपराधियों का आपस में कांटेक्ट कैसे हुआ? उनके पास इतने महंगे वेपन, इतनी महंगी पिस्तल कहां से आई? कैसे अफोर्ड की? जबकि उनमें से एक अपराधी नाबालिग है, कमाता धमाता नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कहां से खरीद लेगा इतनी महंगी पिस्टल? दूसरे भी जो 2 हैं बेहद गरीब घर से आते हैं, घर के नाम पर छप्पर है, कोई भी जाकर देख ले उनका घर, उनकी हैसियत कहीं से कहीं तक भी इतने महंगे हथियार खरीदने की नहीं है। उनकी हालत देख करके तो आपको कम से कम इतना अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये इतने महंगे वेपन कहां से लेके आए। आपकी पुलिसिंग पर पूरा सवाल है, आपकी ट्रेनिंग पर ये सवाल आ जाते हैं कि आपको किसने प्रशिक्षित किया, आपको ट्रेनिंग किसने दी, आपको पुलिस में भर्ती किसने कर दिया, जब आपको अपराधियों की बेसिक चीजें ही नहीं पता है कि आपको कैसे पकड़ना है। इतना तो मुझे पता है, जो मैं कोई आम सिविलियन हूं, मुझे पता है क्या करना है, आपको नहीं पता, आप पुलिस हो कि आखिरकार करना क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछने हैं, वो ही नहीं आपको पता है। आप अपनी भूमिका पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं और खुद आपने शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। तीसरी बात, रात में आप अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जाते हो।
मात्र 17 पुलिसकर्मियों के साथ आपने उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? जवाब देंगे आप इसका? कि दो इतने बड़े अपराधी जिन पर तमाम मुकदमे हैं, जिनको आप कोर्ट से रिमांड पर लेकर के आए हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है अतीक अहमद को, और ऐसा अपराधी जो पहले भी कह चुका है कि उसकी जान को खतरा है, और 2 दिन पहले ही उसके बेटे को एनकाउंटर में आपने मार गिराया है, आप उसकी सुरक्षा में इतनी चूक कर देते हैं, इतनी लापरवाही करते हैं आप? जवाब दीजिए इसका। अगला पॉइंट, वेपन लिए हुए लोग अतीक अहमद और उसके भाई के इतने करीब कैसे आ गए? कोई जांच किसी भी अनजान आदमी की, हम ये कहते हैं कि मीडिया भी था अगर, तो उसकी भी आपने जांच क्यों नहीं की? किसी भी आदमी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, अपराधी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे होने दी? देंगे जवाब आप इसका? कोई जवाब है आपके पास इसका? अगला पॉइंट, अतीक अहमद की हत्या से 1 दिन पहले ही दोनों भाइयों को एक ही हथकड़ी में लगाकर पुलिस वाले लिए घूम रहे थे पूरे शहर में। क्यों? पुलिस के पास हथकड़ी की कमी है? एक ही हथकड़ी है आपके पास कि आप दोनों भाइयों को एक ही हथकड़ी में लगा करके घूम रहे हैं? ये आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। ऐसे लिए आप घूम रहे? अगर इनको कुछ हो जा, कम से कम एक बार आपको सोचना चाहिए था कि इन दोनों में से किसी को अगर कुछ हो गया तो आप क्या जवाब देंगे? और वही हुआ, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। अपराधियों ने इतने करीब आकर दोनों को सरेआम पुलिस वालों की मौजूदगी में गोली मार दी, ताबड़तोड़ फायरिंग करके छलनी कर दिया। लेकिन पुलिस के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? अपराधी बेखौफ होकर के ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे और पुलिस वाले डर कर भाग गए। जी हां, भाग गए, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। और वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां कोई पुलिस वाला आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो पुलिस डर के भाग गई अपराधियों से। आपके पास हथियार नहीं थे, आपके पास वेपन नहीं दिए हैं आपको गवर्नमेंट ने चलाने के लिए। आप इतने बड़े अपराधियों को मेडिकल कराने के लिए लेके जा रहे हैं बिना हथियार के। अगर आपके पास हथियार थे तो आपने उनको चलाया क्यों नहीं? वो 3 थे, आप 17 थे। आप चाहते तो चला करके उनको वहीं ढेर कर देते। जवाबी कार्रवाई तो करते ना, जवाबी कार्रवाई में तो गोली लग सकती है ना, कोई सवाल भी नहीं पूछता आपसे, वो वहीं ढेर हो जाते। 3 पर 17 तो बहुत भारी होते हैं, लेकिन ऐसा करने की नीयत होती तब ना ऐसा करते, नीयत ही नहीं थी। अगला पॉइंट, असद की मिट्टी और जनाजे में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है। भारी पुलिस फोर्स, मीडिया, गोदी मीडिया दिन भर चलाता है कि असद का जो मिट्टी जहां हो रही है उस वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई का मेडिकल कराने के लिए ले जाते वक्त सिर्फ 17 पुलिसकर्मी, भगवान जाने उनके पास असलाह भी थे कि नहीं थे। थे अगर तो उन्होंने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? अब आगे चलते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी इनसे कि पुलिस रिमांड पर लिए हुए कुख्यात अपराधी थे दोनों, आपने उनको रिमांड पर लिया हुआ था, तो मीडिया कर्मी इतने पास कैसे आ गए? आपने
मीडिया को एक तरीके से छोड़ दिया उनके ऊपर। क्यों? आप इतने सेंसिटिव मैटर को, इतने गर्म मुद्दे को, इतने कहना चाहिए इतने खास मतलब इशू को आप लेके साथ चल रहे हैं, जिसके लड़के का 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ है, जो इतना बड़ा माफिया, गुंडा, तमाम तरीके के उसके लिए शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तमाम तरीके की कि उसके लिए नाम रखे गए हैं। ठीक है, अपराधी था, मर गया, मार दिया गया, वटेवर जो भी हुआ, मरना तो उसको एक दिन था ही। लेकिन आपने इतनी बड़ी चूक कैसे की कि मीडिया कर्मी उसके मुंह में माइक खोसे दे रहे थे? आपको सोचना चाहिए था कि इतना पास हम मीडिया को आने दे रहे हैं, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि शायद उनको जवाब देने का डर नहीं था। सारे सवाल, सारी चीजें आपको शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देती हैं। आपकी पूरी पुलिसिंग पर बट्टा लगा देती हैं। अब जवाब आपसे कोई मांगेगा तब ना देंगे आप, क्योंकि जवाब पता है सबको। सवाल जितने हैं उनके जवाब देने भारी पड़ जाएंगे पुलिस विभाग को। हाँ, अब उनको कोई उनका कोई आका उनको बचा के निकाल के ले जाए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो ये सवाल एक एज अ जर्नलिस्ट मैं जानना चाह रही थी, ये अब इस वीडियो के माध्यम से शायद पहुंचेंगे, आगे तक लोग देखेंगे, क्योंकि राजपथ की फॉलोइंग और राजपथ की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, और वीडियोस देखते हैं लोग तो शायद देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, और कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब लेने का प्रयास भी करेंगे। इसी मुद्दे पर, इसी चर्चा पर मैंने अपने साथ एक मेहमान दिल्ली से जोड़े हैं। डॉक्टर जनार्दन यादव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीएसएफ से रिटायर हैं, और क्या कुछ वो कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, पुलिस की भूमिका पर उनका क्या कहना है, आइए डॉक्टर जनार्दन यादव को सुनवाते हैं आपको। जिस कायरता से पुलिस अभिरक्षा में अतीक व अशरफ की हत्या होने दी गई, उसे देखकर पुलिस के पुरुषार्थी, लिप्सा रहित व सहयोगी होने की विशेषण पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। देश की अदालतें अब विचाराधीन कैदियों को पुलिस अभिरक्षा में भेजने से पहले 100 बार उनकी सुरक्षा की ताकीद करेगी। ऐसे ही कोई सिरफिरा शस्त्रों से लैस होकर के भी बंदियों को पिस्टल से उनके सर को ना उड़ा दे। निकम्मी साबित हो गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्योंकि 15 जवान जो अत्याधुनिकतम इंसास राइफल के साथ अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जा रहे थे, पुलिस की इंटेलिजेंस इनपुट इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या इसका कोई भी पूर्वानुमान पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं था? ये अपराधी पत्रकार के भेष में सुरक्षा घेरे को धता बताते हुए अशरफ और अतीक की निर्मम हत्या कर दें और धार्मिक जयघोष करते हुए बड़ी ही आसानी से अपने आत्मसमर्पण की मुद्रा में आकर के घटना स्थल से भागे हुए पुलिस के जवानों के पास जाकर के स्वयं को समर्पित कर दें। जघन्य सभा स्थल से भागे हुए प्रशिक्षित पुलिस के जवान मूल कार्य से कैसे विमुख हो गए? पिस्टल से फायर का जवाब या उसका रिटेलिएशन ये इंसास राइफल से क्यों नहीं कर पाए? जबकि सामान्यतया पुलिस प्रशिक्षण में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि ऐसे अवसरों पर वे स्वविवेक से फायर करें, रिटेलिएशन करें। पुलिस जवानों के इंसास राइफल की सेफ्टी कैच ए से ए पर ले आने में कितना समय लगा? ये अपराधी पिस्टल से गोलियों से भून दिए और इनके सेफ्टी कैच एस से ए ले आने में इतना समय लगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये फिल्मी संवाद भी है और कहावत भी, लेकिन कानून के हाथ खूनी भी हो सकते हैं, ये दिखाई दिया प्रयागराज में। अतीक और अशरफ के साथ एक ही बुरी बात हुई कि वो दोनों पुलिस अभिरक्षा में गोलियों से भून दिए गए। यदि फर्जी ही मुठभेड़ में मार दिए गए होते तो कम से कम यूपी पुलिस पर निकम्मेपन की तोहमत तो नहीं लगती। पुलिस अभिरक्षा में किसी हार्डकोर अपराधी का मारा जाना पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। अतीक अदालत का अमानत था,
पुलिस अदालत की अमानत नहीं हो सकती तो ये अदालत की तौहीन है। इसके लिए पुलिस को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस संदेह के घेरे में है। मानवाधिकार जैसी संस्थाओं को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कृत्यों से हम कहीं दबे छिपे तालिबानी रास्ते पर तो नहीं निकल पड़े हैं, धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर जनार्दन यादव को कि उन्होंने क्या कुछ रोशनी डाली इस पूरे प्रकरण पर, और उन्होंने भी पुलिस की पुलिसिंग पर जो सवाल उठाए हैं बिल्कुल जायज़ हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरे इस प्रकरण में पुलिस की पूरी भूमिका को संदिग्धता के शक के दायरे में लाके खड़ा कर देते हैं। अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन पर। शाइस्ता परवीन को गिद्ध की आंखें लगाकर ढूंढ रही है पुलिस, कुत्तों की तरह सूंघते हुए पुलिस जो है वो उसको ढूंढ रही है। सॉरी, माफ कीजिएगा मैंने इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया, लेकिन जिस तरीके से ढूंढ रही है मुझे लग रहा है कि वो तो अतीक अहमद से भी बड़ी गैंगस्टर है और बहुत बड़ी अपराधी है। अब सारा दारोमदार टिका हुआ है शाइस्ता परवीन पर कि वो सरेंडर करती हैं या फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो उसको अगला गॉड मदर बता दिया है। जो गैंग बचा हुआ है, जो अतीक अहमद के थोड़े मोड़े गुर्गे अभी बचे होंगे दाहिने बाएं, उनकी गॉड मदर बता दिया है। इनका क्या है, जो चाहे बता सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। सही बात कहना, सवाल उठाना, इन सब से कोसों दूर है। तो मेरे मन में जो सवाल थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। मुझे लग रहा था कि इस पर तमाम बातें तो हुई हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं हुई हैं, लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पूरे प्रकरण को रखा है। मैं किस तरीके से रख सकती हूँ और मैं किस तरीके से अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, ये मेरा मकसद था आज के वीडियो को बनाने का। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें मैं आप सबके साथ साझा करती रहूँगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।